हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग IMRE सब्जेक्ट जो कि पॉलीटेक्निक के 6 सेमेस्टर में है। इसके पहले हम आपको बता दें कि चैप्टर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट करवा दिया गया है। उसका हर एक टॉपिक, चाहे वो सेफ्टी कोड हो, चाहे आई रूल्स हो, चाहे प्रोटेक्टिव डिवाइसेस हो, सारा का सारा उसमें कंप्लीट करवा दिया गया है। चाहे आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन की हो, यानी कि कृत्रिम श्वसन की विधियाँ। यहाँ पर हम लोग दूसरे चैप्टर से चलते हैं। तो दूसरा जो हमारा चैप्टर है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो दूसरा हमारा चैप्टर है वो हमारा चैप्टर है इंस्टॉलेशन। ये दूसरा चैप्टर है, लेकिन इसके जो सब टॉपिक्स हैं वो आपके हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सब टॉपिक है वह इंस्टॉलेशन ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सारा का सारा सिलेबस है वो आपके न्यू पैटर्न एक के अकॉर्डिंग ही है, तो आपको इसमें परेशान होने की बात नहीं है, ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद देखो, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि इसमें कौन कौन से हैं। तो जो इस वाले 2.1 में जो कौन कौन से टॉपिक हैं: इरेक्शन ऑफ स्टील टावर, कनेक्टिंग जंपर्स, टी ऑफ पॉइंट्स, डेड एंड्स, बर्ड गार्ड, एंटी क्लाइंबिंग, अर्थिंग, प्रोविजन ऑफ सर्विस फ्यूजेस, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंडक्टर्स, अरेंजमेंट ऑफ सस्पेंशन एंड स्टेन इंसुलेटर। यानी कि ये सारे के सारे आप देख रहे होंगे, ये सारे के सारे टॉपिक आपके सिलेबस में हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बिना देरी के हुए चलते हैं इरेक्शन ऑफ स्टील टावर। तो सबसे पहले स्टील टावर के बारे में हम लोग पता करेंगे कि स्टील टावर होते कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग तुरंत चलेंगे कि हमारे स्टील टावर को कैसे, इरेक्शन का मतलब होता है उनको कैसे खड़ा किया जाता है, कैसे लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टील टावर की बात करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये आपके स्टील टावर है। तो मैं आपको ये देखिए, ये तो जो हमारा है, ये जो हमारे टावर दिख रहे हैं ये हमारे 66 kV के हैं, और ये जो हमारे जो टावर हैं ये हमारे 132 kV के हैं, ठीक है दोस्तों। ये कितने के? 132 kV के हैं। अब देखो, इसमें सिंगल से कितनी लाइन गई है? एक लाइन गई है, और इसमें 2 लाइन गई हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये देखो, ये 3 है क्योंकि ये RY/3 फेज होते हैं। इसी तरीके से इसमें भी किया गया कि इसमें भी एक सिंगल लाइन। तो मैं आपको एक डायग्राम को लेकर यहाँ पर भी समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर आप बस आपको थोड़ा सा समझना है, आपको ड्राइंग नहीं बनानी है। कि जैसे ये जो हमारा पूरा टावर है, इसकी जो हाइट कितनी है यहाँ पर आप देख रहे होंगे। ये टोटल जो ग्राउंड, ये हमारा ग्राउंड है, इस ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी है? 33.6 मीटर है। कितनी है? 33.6 मीटर है इसकी टोटल हाइट है हमारी। इसके बाद ये जो है इसे हम बोलते हैं क्रॉस आर्म, ठीक है। तो इसकी कितनी है? तो 10 देखो इस तरफ है और 10 इस तरफ है। ये स्क्वायर में चलता है। देखो, ये आपको दिख नहीं रहा है, तो वैसे टोटल ऐसे 4 तरीके से बनता है ना, टोटल ऐसे बनेगा, ऐसे बनता है हमारा टावर, आपने देखा भी होगा। इसके बाद ये देखिए, ये हमारे कितने ये हमारा 220 kV का है, और ये जो इस तरफ है ये हमारा 400 kV का है, ठीक है ना दोस्तों। जी आप देखिए, ये 220 kV के हैं और ये हमारे 400 kV का है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद ये आप डायग्राम आपने देख ही लिया होगा। इसके बाद अब हम यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं कि स्टील टावर को इरेक्शन से पहले थोड़े से पोल्स जो होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। उनको कैसे, उनके इरेक्शन की क्या विधियाँ होती हैं। तो खंभों को खड़ा करने के लिए नींव खोदते हैं। नींव की गड्ढे की खुदाई लाइन के सीध में करते हैं, जिसके खंभों को क्या करना है, खड़ा करने में आसानी से काफ़ी दृढ़ता भी रहती है। गड्ढे का आकार, ये आपको याद रखना है थोड़ा सा, कितने होता है गड्ढे का आकार? होता है 75x45, तथा लंबाई को लाइन में सीध में रखते हैं। नींव खोदने की खंभों को खड़ा करना होता है, इसके लिए 2 विधियाँ, यानी कि जो हमारे पोल्स होते हैं उनको 2 विधियों से लगाया जाता है। एक तो होता है हमारी डेरिक पोल विधि और दूसरी होती है हमारा डेड मैन्स मेथड। तो हमको एक्चुअली में क्या पढ़ना है? एक्चुअली में हमको स्टील टावर का इरेक्शन पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। तो अब ये आ गया हमारा मेथड्स ऑफ इरेक्शन ऑफ स्टील टावर, यानी कि जो हमारे स्टील टावर होते हैं उनको कैसे लगाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। आपके एग्ज़ाम में डेफिनेट है, लगभग 70% चांस है कि ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कितने मेथड्स होते हैं हमारे इरेक्शन का मतलब होता है, वही मैंने बताया, लगाना है, खड़ा करना। 4 मेथड होते हैं। पहला होता है बिल्डअप या फिर पीस मिल मेथड, दूसरा होता है सेक्शन मेथड, तीसरा होता है ग्राउंड असेंबली मेथड, और चौथा होता है हेलीकॉप्टर मेथड। वैसे तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो उनके नामों से भी थोड़ा थोड़ा पता चलता है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बिल्ड अप मेथड की या फिर पीस मिल मेथड की। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो मैं आपको विजुअल तो नहीं करवा पा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, लेकिन ये मैं आपको जो कंटेंट्स है वो आपके सेमेस्टर एग्जाम्स, क्योंकि मैं आपके सेमेस्टर एग्जाम्स की तैयारी करवा रहा हूँ, ठीक है ना दोस्तों। तो आप वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिए। इसके बाद अगर नोट्स आप बना रहे हैं तो नोट्स बनाइए, और अगर नहीं भी बना रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको ये PDF प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कम से कम एटलीस्ट आपको 1K व्यूज़ और 100 लाइक्स तो होने ही चाहिए।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिल्ड अप मेथड या पीसमील मेथड की। तो इस विधि का जो उपयोग होता है ये भारत में कितने 66 kV, 132, 220 या 400 kV ट्रांसमिशन लाइन के टावरों को निर्माण के लिए किया जाता है। टावर की सामग्री की साइड पर अब देखो क्या होता है, आसानी से परिवहन की पूर्ति की जाती है। इसके लिए भारी मशीन से क्रेन आदि की आवश्यकता नहीं होती है। टावर का निर्माण किसी भी प्रकार के भूभाग तथा पूरे वर्ष किया जाता है। श्रमिक सस्ते तथा आसानी से उपलब्ध होते हैं। इस विधि से टावर के अलग अलग भाग को जोड़कर, इस विधि में क्या होता है कि टावर के अलग अलग भागों को जोड़कर टावर का निर्माण किया जाता है। लाइट डेरिक पोल के द्वारा अलग अलग भागों को उठाया जाता है। श्रमिक टावर के ऊपर चढ़कर टावर के अलग अलग भागों को नट बोल्ट द्वारा टाइट करते हैं। जस्तीकृत नट बोल्ट वाशर स्प्रिंग वाशर का प्रयोग किया जाता है। इसमें सिंपल सा मतलब ये समझ लीजिए, जैसे हमारा जो टावर है तो उसके जो छोटे छोटे से पार्ट्स हैं उनको तो हमने ज़मीन में ही जोड़ लिया। उसके बाद फिर क्या हो रहा है, उसे एक ऊपर एक नॉर्मल हम लोग टावर में लगाते ही चले जाते हैं। जैसे इतना लगा, फिर इतना लगा, फिर इतना लगा, फिर इतना लगा। तो इससे क्या होता है कि हमें क्रेन या फिर जो मशीनों वगैरह की भी भारी मशीनों की आवश्यकता नहीं होती, और यहाँ से साइड के स्थल पे थोड़ा थोड़ा सा सामान पहुँचाना होता तो वो भी आसानी से पहुँचाने को मिल जाता है। इसके बाद जो हमारा दूसरा मेथड है वो है सेक्शन मेथड। लेकिन जैसे ये डेरिक पोल मेथड मैंने आपको पोल लगाने की विधि को बताया था ना, इसमें देखो सिंपल यही होता है कि ये हमारा गड्ढा खुदा या पोल डाल दिए। इसके बाद ये देखो ये जो होता है इसे हम लोग स्लिप बोर्ड बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद ये क्या होता है, डेरिक पोल होता है, इसे डेरिक पोल मेथड बोलते हैं। और ये रस्से होते हैं, ठीक है ना दोस्तों, ये आप देख रहे हैं। इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसे खड़ा करते हैं इस खंभे को। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सेक्शन मेथड की। यहाँ पर स्टील टावर को जो सेक्शन मेथड होता है इसमें क्या होता है कि इस विधि में पोल के विभिन्न भागों को ज़मीन पर जोड़कर एक असेंबली बनाई जाती है। उसके बाद असेंबली को क्रेन या डेरिक पोल के द्वारा स्थापित किया जाता है। देखो उसमें था कि उसमें पार्ट्स हम लोग थोड़े थोड़े एंगल ले गए और वहाँ पर लेबर पहली वाली विधि में लगाते चले हैं। लेकिन यहाँ पर क्या काफ़ी बड़ा बड़ा पार्ट्स क्या होता है एक साथ नीचे ही ज़मीन में लगा लिया गया, काफ़ी बड़ा बड़ा पार्ट। उसके बाद उसको क्रेन की मदद से हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं। देखो अब ये प्रयोग कहाँ की जाती है, तो जो हमारी डेरिक पोल की लंबाई 10 मीटर की होती है तथा रस्सी के द्वारा इस पोल को उसके पास स्थापित किया जाता है। जिस पोल को क्या करना है, स्थापित करना होता है। टावर की दो विपरीत भुजाओं को ग्राउंड पर असेंबल किया जाता है तथा डेरिक पोल को ग्राउंड से उठाया जाता है, नीचे तरीके लगाकर केस किया मतलब क्या कर दिया, तो कस दिया जाता है। तो इस तरीके से ये आपने देखी कौन सी, सेक्शन मेथड। ठीक, ये देखो ये सेक्शन मेथड क्या है, डेरिक पोल मेथड की तरीके है, ठीक है। और ये डेरिक पोल मेथड का मैंने डायग्राम ये दिखाया आपको, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम लोग ग्राउंड असेंबली की। तो इस विधि में टावर को ज़मीन पर इकट्ठा किया जाता है। क्या किया जाता है, टावर को ज़मीन पर इकट्ठा किया जाता है। इसे पूरी इकाई के रूप में खड़ा किया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि लगभग पूरा टावर हम लोग क्या करते हैं, एक साथ बना लेते हैं, यानी पूरी इकाई के टावर को ये ज़मीन पे ही। फिर क्या कहते हैं, पूरे टावर को ग्राउंड पर 36 दिशा में क्या करते हैं, 36 का मतलब ये होता है हॉरिजॉन्टल, जोड़ा जाता है तथा टावर को लाइन की दिशा में जोड़ करके क्रॉस आर्म को जोड़ दिया जाता है। और टावर को जोड़ने वाले ढलान ज़मीन पर नीचे के हिस्से को रखा जाता है। और जैसे ही जोड़ने का काम पूरा था, टावर को क्रेन की सहायता से उठाया जाता है, नींव वाली जगह पर ले जाकर नींव के ऊपर रख दिया जाता है। और इस विधि द्वारा टावर को खड़ा करने के लिए टावर की नींव के पास समतल भूमि पर टावर को रखा जाता है। इस विधि बड़े और अधिक भार के टावर को उपयोग मतलब नहीं किया जाता है। टावर की नींव कृषि योग्य भूमि पर स्थित हो, जिसके कारण काफ़ी नुकसान होगा। भारत में इस विधि को नहीं अपनाया जाता है क्योंकि मोबाइल क्रेन का किराया और कीमत अधिक होती है तथा टावर लोकेशन तक सड़कें भी नहीं बनी होती हैं। इसके बाद हम लोग चौथे विधि की बात करते हैं। तो चौथी विधि में हमारी क्या होती है, हेलीकॉप्टर मेथड होती है। इसमें सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो हमारे हिली एरियाज़ होते हैं या पहाड़, हाँ वही हिली एरियाज फिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक साफ जगह पर हमने असेंबलिंग कर ली पूरे टावर की, और उसके बाद उसको हेलीकॉप्टर के माध्यम से उठा करके उसको क्या करते हैं, हम लोग ले जाते हैं। इसके बारे में इसकी कुछ पिक्स आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ पहले शॉर्ट में, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि ये इस विधि में देखो क्या है, मैंने वो बताया था ना कि एक इसमें जो तीसरी वाली विधि बताई थी कि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि पार्ट्स में डिवाइड करके कि इसमें मशीन के थ्रू यानी कि क्रेन के थ्रू इसको देखो स्टील टावर को उठा रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद ये देखो, इसके बाद चौथी विधि मैंने हेलीकॉप्टर वाली बताई। ये देखिए दोस्तों, इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें हेलीकॉप्टर के थ्रू क्या किया जा रहा है और क्रेन के थ्रू पूरे टावर को लगाया जा रहा है एक साथ, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से ये सारे के सारे 4 मेथड मैंने बता दिए आपको।
पहला जो हमारा है बिल्ड अप मेथड या फिर पीस मिल मेथड, इसमें क्या होता है कि इसमें छोटे छोटे पार्ट्स को क्या होता है कि एक मतलब 1 बाय 1 हम लोग लगाते हैं। जैसे एक ये पार्ट लगाए, फिर हमारे पास यहाँ पर क्रम श्रमिक आए, फिर मतलब जो लेबर होते हैं वो आए, फिर ऐसे लगाते चले जाते हैं। ये हमारा होता है पीस मिल मेथड। सेक्शन मेथड में क्या होता है कि सेक्शन मेथड में हम लोग छोटे छोटे से मतलब जैसे अगर ये हमारा टोटल टावर है तो इसमें हमने इसको पार्ट्स में इतने बड़े बड़े 3 पार्ट्स में या 4 पार्ट्स में टावर को असेंबल कर लिया। जैसे इतना पार्ट्स लगा दिया, फिर इसके बाद इतना पार्ट ज़मीन पर असेंबल कर लिया और इसे क्रेन के थ्रू उठा के लगा दिया। फिर इतना पार्ट असेंबल कर लिया, फिर इसको क्रेन के थ्रू उठा के लगा दिया। फिर इतना पार्ट असेंबल कर लिया ज़मीन पे, फिर इसको क्रेन के थ्रू उठा के। तो ये हो गया हमारा सेक्शन मेथड। इसके बाद फिर हमारा होता है ग्राउंड असेंबली मेथड। तो ग्राउंड असेंबली मेथड में क्या होता है कि पूरा टावर हम लोग क्या करते हैं ग्राउंड पे ही बना लेते हैं और फिर इसको ले जा करके हम लोग क्या करते हैं न्यू पर पे जहाँ पर लगाना है उसको लगा देते हैं। इसमें क्या होता है कि बड़ी अब इसमें बड़ी यानी कि क्रॉस आर्म, तो इसमें क्या होता है बहुत बड़ी मशीनों की आवश्यकता होती है, यानी उसको ले जाने के लिए बहुत क्रेनों की बड़े क्रेनों की आवश्यकता हो। तो ये हमारे इंडिया वगैरह में उतना ज़्यादा इफ़िशिएंट नहीं है, क्योंकि जहाँ पर हम लोग को लगाना होता है टावर वगैरह वहाँ पर प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन की भी मतलब उतना आसान नहीं होता है। इसके बाद होता है हेलीकॉप्टर मेथड। तो हेलीकॉप्टर मेथड भी एक तरीके का ग्राउंड असेंबली मेथड भी है कि तरीके, बस इसमें क्या होता है कि जैसे अगर होता है जो हिली एरियाज होते हैं, फिर जो हमारे जो फॉरेस्ट वगैरह वाली जगह होती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि डायरेक्ट वहाँ पर इतना साफ जगह भी नहीं होती है कि वहाँ पर बहुत बड़े टावर को एक साथ, तो वहाँ पर एक साफ जगह पर या फिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा जगह होती है वहाँ पर पूरे टावर को असेंबल कर लिया जाता है। असेंबल करने के बाद हेलीकॉप्टर आता है, उसे उठा करके उस हेलीकॉप्टर को जहाँ पर असेंबल करना होता है वहाँ पर उस टावर को लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार से इसे हम लोग बोलते हैं हेलीकॉप्टर मेथड। ठीक है ना दोस्तों, तो ये मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया हो। अगर कोई भी डाउट्स है तो आप प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जंपर। ठीक है ना, तो देखो ये आप डायग्राम जो पहले आप देख रहे होंगे, तो इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिए। ये देखो हमारा पोल्स है और ये हमारे हैं इंसुलेटर। अब देखो यहाँ पर आया तो अब यहाँ से इसको कनेक्शन देना है। जैसे हमारा अगर ये लाइन है और ये लाइन है तो यहाँ से ऐसे डायरेक्ट तो कनेक्शन कर नहीं दिया, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो पोल्स में भी तो इतनी देखो ये लाइन आई, फिर यहाँ लाइन फिर यहाँ से गई, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिसिटी को क्या करने के लिए कंटिन्यूटी देने के लिए हम लोग ये जो वायर यूज करते हैं इससे हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं जंपर बोलते हैं। तो संचरण लाइनों में 1 किलोमीटर की दूरी पर टर्मिनल पोल लगाए जाते हैं ताकि झोल बने तथा एक छोटी लंबाई के चालकों के तार टर्मिनल पोल के चालक तो आपस में जोड़ते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं जंपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जंपर बोलते हैं। एक जंपर उसी पदार्थ तथा उसी धारा क्षमता का बना होता है जितना कि लाइन चालक का। जंपर का लाइन चालक के साथ क्लैंप के द्वारा जोड़ा जाता है। उच्च क्षमता का संचरण लाइन के साथ जंपर को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि अधिकतम विक्षेपण अवस्था में जंपर तथा लोहे के हिस्सों में कम से कम 0.3 मीटर का गैप बना रहे। सिंपल सा मतलब इसके दो ही पॉइंट में याद रखने कि जो हमारा कंडक्टर जिससे मतलब कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा टोटल देखो ये कंडक्टर है पूरा ये, ठीक है ना, ये हमारे कंडक्टर हैं, ये हमारे इंसुलेटर हैं। तो ये जो जंपर लग रहा है तो इसकी जो स्ट्रेंथ है या कंडक्टिविटी है, ये जो हमारे चालक तार हैं इनके अनुसार यानी कि इनके बराबर ही होनी चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात करते हैं टी ऑफ पॉइंट की। किसी बात करते हैं टी ऑफ पॉइंट की। तो टी ऑफ पॉइंट क्या होता है? तो टी ऑफ पॉइंट एक लाइन होती है। सिंपल सा मतलब इतना ये समझिए कि इसे देखो जैसे ये हमारी लाइन्स, अब यहाँ से तुम्हें क्या करना है हाई वोल्टेज लाइन यहाँ से कनेक्शन लेना, तो इसे हम लोग बोलते हैं टी ऑफ पॉइंट। क्या बोलते हैं? टी ऑफ पॉइंट। इसे हम लोग मिलेनिया पॉइंट ऐसे दूसरे नाम से भी जानते हैं। तो टी ऑफ पॉइंट एक लाइन बनाती है जिसे हम लोग क्या करते हैं पोल से लिए जाता है, ना कि झोल के बीच से। यानी कि ये कहाँ से लिया जाता है, हमेशा ये से याद को रखना है आपको, पोल से लिया जाता है। किसी कंपनी की सप्लाई देने के लिए उपलब्ध लाइन से जोड़ते समय इस बात का याद रखा जाता है कि फेज सीक्वेंस फेजों के बीच की दूरी तथा फेज व अर्थ के बीच की दूरी एक समान होनी चाहिए। अलग अलग धातु के तार को सीधे नहीं जोड़ना चाहिए। कॉपर एवं एल्यूमिनियम के चालक को जोड़ने के लिए एक विशेष प्रकार के कनेक्टर का उपयोग किया जाता है। समांतर ग्रुप क्लैंप एक दूसरे के चालकों को आपस में जोड़ा जाता है। अगर हम लोग टी ऑफ पॉइंट की बात करें तो टी ऑफ पॉइंट हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तो टी ऑफ पॉइंट हमारे 4 प्रकार के होते हैं कि सिंगल पोल टी ऑफ पॉइंट, एच पोल टी ऑफ पॉइंट, ए पोल टी ऑफ पॉइंट और पैरेलल ग्रुप क्लैंप। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्त, ये मैं आपको सारे सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए बता रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा सा आप परेशान मत होइए। अगर कहीं भी कोई भी पॉइंट में प्रॉब्लम है तो कमेंट करके आप बताइएगा। इसके बाद गार्ड वायर क्या होती हैं?
तो गार्ड का मतलब सुरक्षा करना होता है। तो जैसे क्या होता है कि मैं आपको सिंपल सा विजुलाइज करवा देता हूँ। जैसे कि अगर ये हमारा क्या है पोल्स है और यहाँ पर ये हमारे तार जा रहे हैं, अब नीचे कोई क्या है कि यहाँ पर रास्ता है, तो क्या जाता है कि आपने देखा होगा कि इसके तरफ एक जाली वाले तार भी बने होते हैं बना, तो इसे हम लोग बोलते हैं गार्ड वायर। क्या बोलते हैं? गार्ड वायर। तो चालक तार के द्वारा लाइन के संस्थापन तथा संचार कम्युनिकेशन पर्पज को सुरक्षा प्रदान करने के चालक तार के टूटने पर गार्ड तार उसे ज़मीन पर गिरने से पहले भू से जोड़ दिया जाता है। गार्ड तार का लघु मध्यम तथा दीर्घ संचरण लाइनों में उपयोग किया जाता है ताकि किसी भी फेज की दिशा में यह फेज तार सबसे पहले गार्ड तार के संपर्क में आए तथा गार्ड तार का भू से संपर्क में सर्किट ब्रेकर को बंद कर दे, जिसके कारण फेज तार में सप्लाई आना बंद हो जाएगा। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे मैंने बताया ना कि ये है, अब ये हमारा गार्ड तार नीचे लगा हुआ है। अब यहाँ से अगर तार टूट के गिरेगा तो क्या होगा? पहले गार्ड तार पे गिरेगा, और गार्ड तार हमारा क्या होता है? अर्थ होता है, तो सारा का सारा अर्थिंग नीचे चल रहा है। वैसे क्या होता है, नीचे अगर कोई रास्ता वगैरह कुछ भी है तो उसको हानि नहीं पहुँचेगी। गार्ड तार की आवश्यकता कहाँ पर होती है? तो रेलवे क्रॉसिंग में हो गई, रोड क्रॉसिंग में हो गई, रिवर क्रॉसिंग में हो गई, कैनाल क्रॉसिंग में हो गई, टेलीफोन लाइन्स बिटवीन द लाइन वोल्टेज। ठीक है दोस्तों। और गार्ड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होता है, क्रैडल गार्ड और होता है बॉक्स और केज गार्ड। 11 kV लाइन में अगर कंडक्टर क्षैतिज रूप से लगा हो तो क्रैडल गार्ड का प्रयोग करते हैं, और पिंजरा गार्ड को क्या करते हैं हम लोग? तनाव वाली लाइन पे ऊर्ध्वाधर स्थिति में प्रयोग किया जाता है। अब ये आप देख सकते हैं, ये हमारा, इसे देखो मैंने ये बताया ना, देखो ये हमारा पोल्स है, इसके नीचे ये जो हमारे वायर्स लगे हुए ये आप देख रहे हैं, ये देखो ये तो हमारे 3 तो वायर हो गए, लेकिन ये वाले जो देखो लगे हुए तो ये हमारे, इसे इस प्रकार के हम लोग बोलते हैं क्रैडल गार्ड। लेकिन देखो जैसे ये हमारे 1 2 3 4 और ये एक अर्थ, तो इस प्रकार से आपने देखा होगा कि एक तारों को लगा होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं पिंजरा गार्ड, क्योंकि यहाँ पर देखो आप पिंजरा टाइप का बन रहा है। अगर निम्न तनाव वाली लाइन क्षैतिज रूप से बनी है तो क्रैडल गार्ड का उपयोग करेंगे। गार्ड उसी पदार्थ की बननी चाहिए जिस पदार्थ को भूतार होगा, गार्ड का अंतराल एक समान होगा। गार्ड के लाभ क्या होते हैं? मनुष्य की रक्षा के लिए, जानवरों की रक्षा के लिए, निम्न तनाव वाली लाइनों को अधिक वोल्टता लाइन से बचाती है, और टेलीफोन उपयंत्रों को अधिक वोल्टता वाली लाइन से बचाती है। तो इस प्रकार से आपने इसमें कई सारे पॉइंट्स देखे। जंपर क्या होता है? टी ऑफ पॉइंट क्या होता है? टी ऑफ पॉइंट का दूसरा नाम क्या होता है मैंने बताया था। दोस्तों कमेंट करके बताइए कि टी ऑफ पॉइंट का दूसरा नाम क्या होता है। गार्ड वायर कितने प्रकार के होते हैं? ये सारे के सारे। तो सो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा सारे के सारे पॉइंट। ठीक है ना दोस्तों। और ये सारा का सारा जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है आपको सेमेस्टर एग्जाम से, ताकि आप अच्छे से तैयारी भी कर सकें। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।